है ना, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं हम। तो बॉक्स पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है बेटा, यहाँ पे mg नीचे और टेंशन फोर्स ऊपर, और छत पे कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंशन फोर्स, है ना। रूफ में स्ट्रिंग रूफ को नीचे खींचेगी, स्ट्रिंग रूफ को क्या करेगी, नीचे खींचेगी ना, तो रूफ में जो टेंशन फोर्स है वो किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा। बॉक्स पे ये दो फोर्स लग रहा है, बॉक्स पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स ऊपर और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, वेट बोल रहे हैं। तो बॉक्स पे mg नीचे की तरफ लगेगा और टेंशन फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। समझ गए या नहीं, हेलो, समझ गए? यस सर, एक और बता। मैं यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। अब हम आज की क्लास में क्या पढ़ रहे हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं सबको ड्रॉ करना है। किसी ऑब्जेक्ट में जितने भी फोर्स लग रहे हैं सभी को ड्रॉ करना है। जैसे पहले वाले डायग्राम पे बॉक्स पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं उनको ड्रॉ करना है। तो बॉक्स पे देखो एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर और mg किधर लग रहा है, नीचे। ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लेना। क्यों नहीं लेना, क्योंकि बॉक्स रेस्ट पे है ग्राउंड पे, एक तो मतलब दोनों सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है, और ना ही बॉक्स की टेंडेंसी है स्लाइड होने की। क्या दो कांटेक्ट सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी दिख रही है, ग्राउंड और बॉक्स के सरफेस के बीच में टेंडेंसी दिख रही है क्या रिलेटिव मोशन की? रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी भी नहीं है और मूव भी नहीं कर रहा, तो फ्रिक्शन लेना ही नहीं, फ्रिक्शन के बारे में सोचना ही नहीं यहाँ पे। समझ गए, समझ गए या नहीं? और दूसरे वाले डायग्राम पे यहाँ पे मैंने बॉक्स, एक रस्सी से एक बॉक्स को लटका दिया छत से, तो बॉक्स में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंशन फोर्स ऊपर, mg नीचे, और छत पे कौन सा फोर्स आ रहा है, टेंशन फोर्स आ रहा है। तो ये पूरी स्ट्रिंग पे एक जैसा टेंशन फोर्स रहेगा, क्योंकि हमने स्ट्रिंग को क्या मान लिया है, आइडियल। हाँ, स्ट्रिंग के बारे में कुछ नहीं कहा जाता है तो भी उसको क्या मानना, हमको आइडियल मानना है कि भाई ये आइडियल स्ट्रिंग है। अभी समझ गए या नहीं, समझ गए? अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। सर इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा क्या? इस पे यस सर। क्यों लगेगा बेटा, नॉर्मल रिएक्शन कब लगता है, थोड़ा सोचो। कांटेक्ट पे आने पे, रस्सी तो कांटेक्ट पे है ना। कांटेक्ट पे कहाँ, ग्राउंड नीचे है तो कहाँ से कांटेक्ट होगा, चिपके रहना चाहिए सरफेस। सर रूफ पे, हाँ, स्ट्रिंग रूफ से अटैच है ना? नहीं, तो यहाँ पे स्ट्रिंग है ना और ये ऑब्जेक्ट है। देखो नॉर्मल रिएक्शन तब लिखोगे आप, वो वाला फोर्स अपन ने लिखे ना, टेंशन फोर्स, यहाँ पे यहाँ नॉर्मल नहीं लिखना हमको। क्यों? ध्यान देना, नॉर्मल रिएक्शन कब लिखना, जब दो बॉडी जिनका कुछ सरफेस एरिया है, यहाँ पे स्ट्रिंग का सरफेस एरिया हमने नेग्लिजिबल कर दिए, और रस्सी का जो फोर्स आ रहा है वो नॉर्मल की जगह पे कौन सा, वहां पे टेंशन फोर्स है। बात समझ गए या नहीं? तो आप जब रस्सी को किसी ऑब्जेक्ट से अटैच करोगे तो रस्सी और उस ऑब्जेक्ट के बीच में नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगाओगे। क्लियर हो गया? अरे भाई, जब रस्सी को आप किसी ऑब्जेक्ट से बांध दोगे तो वहां पे नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगाना, आपको कौन सा फोर्स लगाना, वहां पे टेंशन फोर्स लगाना है। समझ गए या नहीं, समझ गए? यस सर, यस। कोई डाउट अभी इस पे, कोई डाउट है क्या? तो सर ठीक है, अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर, डन सर। ओके बेटा, देखो अभी एक और डायग्राम ओपन लेते हैं यहाँ पे। एक और एग्जांपल है, यहाँ पर एक नॉट है, एक स्ट्रिंग ये है S1,
इस स्ट्रिंग से आपने एक बॉक्स को हैंग कर दिया और ये एक स्ट्रिंग है एंड दिस इज द रूफ और एक स्ट्रिंग को आपने ऐसा लिया है एंड दिस इज द वर्टिकल वॉल। ठीक है, तो अब आपको ये स्ट्रिंग हो गई आपकी S2, ये स्ट्रिंग हो गई आपकी S3। तो यहाँ पे राइट द फोर्सेस ऑन बॉक्स, ये नॉट पड़ी हुई है यहाँ पे, नॉट पे एंड वर्टिकल वॉल पे, वर्टिकल वॉल एंड रूफ पे। तो आपको किन किन में फोर्सेस लिखना, बॉक्स पे लिखना है, वॉल पे लिखना है, रूफ में लिखना है और नॉट की जगह पे कौन कौन से फोर्स आ रहा है। समझ गए? हेलो, समझ गए या नहीं? यस सर। ठीक है, अब कौन कौन से फोर्स आ रहे हैं बताओ। ये ग्राउंड से टच नहीं है, ग्राउंड यहाँ पे नीचे है, ये हवा में लटका हुआ मतलब ये बॉक्स, ये ग्राउंड नीचे आ गया यहाँ पे, हवा में लटका हुआ है। ठीक है, कौन कौन से फोर्स आ रहे हैं सबसे पहले यहाँ से लिखना चालू करें अपन बॉक्स से। बॉक्स का वेट आएगा mg नीचे, हाँ या ना? जी। और यहाँ पे ये वाली स्ट्रिंग इस बॉक्स को ऊपर खींचेगी, तो टेंशन फोर्स T1। समझ गए? यस सर। ओके, यस सर। नॉट पे देखो, नॉट पे कौन कौन सा आ रहा है, टेंशन फोर्स T1। फिर ये वाले डायरेक्शन पे ये वाली रस्सी इसको इधर खींचेगी तो T2, छत को रस्सी इधर खींचेगी, दिस इज T2, S3 स्ट्रिंग इसको इधर खींचेगी, दिस इज T3 और वॉल को स्ट्रिंग अपनी तरफ खींचेगी, दैट इज T3। तो ये मैंने जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सबको यहाँ पे मेंशन कर दिया। सर मेरी एंटर और नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक है, ये समझ गए या नहीं? यस सर। डायग्राम समझ गए? ओके, फिर अगला डायग्राम। सर ठीक है, री एंटर नहीं समझे सर। री एंटर कर ले, फिर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, री एंटर कर ले एक बार। बाकी बच्चे भी देखो ये डायग्राम को, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लो क्या क्या लिखा है। सो दिस इज पेज नंबर 2। ये एक स्प्रिंग हमने लिया, ये एक बॉक्स है और ये स्प्रिंग यहां से स्ट्रेच हो गई है, एक्स क्या है यहाँ पे, एक्सपेंशन। तो यहां पर भी क्या है एग्जांपल, राइट द फोर्सेस ऑन बॉक्स। बॉक्स पे कौन कौन से फोर्स लग रहा है, बॉक्स का मास m है यहाँ पे, इस पे बताओ कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। इसमें बॉक्स को मैंने स्प्रिंग से अटैच कर दिया है। स्प्रिंग फोर्स। पहले वेट नहीं लगेगा क्या, mg लगेगा ना? यस सर, फ्रिक्शन फोर्स भी सर, लगेगा। सपोज दिस सरफेस इज स्मूथ, स्मूथ लिख दिया तो फ्रिक्शन के बारे में सोचना ही नहीं है। तो एक आ गया इसका वेट mg, ये बन गया इस पे नॉर्मल रिएक्शन, और एक और फोर्स बनाने का है, कौन सा वाला, स्प्रिंग फोर्स भी आएगा ना, स्प्रिंग भी तो इसको अपनी तरफ खींचेगी ना। सो दिस इज द स्प्रिंग फोर्स Fs। समझ गए? तो ये तीन फोर्स लग रहा है यहाँ पे, एक स्प्रिंग फोर्स स्प्रिंग बॉक्स को अपनी तरफ खींच रही है, और जो सरफेस है नीचे वाला ये बॉक्स को ऊपर पुल कर रहा है मतलब नॉर्मल रिएक्शन, और अर्थ बॉक्स को नीचे पुल कर रही है, दैट इज mg। तो यहाँ पर इस बॉक्स पे तीन फोर्स लग रहा है। ऐसे ये वर्टिकल बॉल को स्प्रिंग अपनी तरफ खींचेगी, दिस इज द स्प्रिंग फोर्स ऑन वॉल। तो ये किस पे लगा है, दिस इज ऑन वॉल, ये किस पे लगा है, बॉक्स पे। अभी समझ गए या नहीं? समझ गए? हेलो, समझ गए? अब अगर मैं इस स्प्रिंग को ऐसा रख दूं वर्टिकल, एक और एग्जांपल, यहाँ छत से हमने स्प्रिंग को लटका कर रख दिया है, ये स्मूथ सरफेस है,
अगर स्मूथ सरफेस है तो आपको फ्रिक्शन के बारे में नहीं सोचना है। एक बॉक्स को आपने वर्टिकली ऐसा हैंग कर दिए, ये ग्राउंड हो गया सपोज इधर पे, और स्प्रिंग इसके कारण एक्सपांड हो जाएगी नीचे की तरफ। दिस इज द एक्सपांशन ऑन स्प्रिंग। अभी बताओ यहाँ पे बॉक्स पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? बॉक्स पे mg ग्रेविटेशनल force mg हाँ, mg किधर लगेगा? नीचे। ए, और स्प्रिंग फोर्स भी लगेगा ना ऊपर की तरफ, हाँ या ना? दिस इज स्प्रिंग फोर्स ऑन बॉक्स। और छत पे भी स्प्रिंग फोर्स नीचे की तरफ आएगा, उतना ही। स्प्रिंग के बारे में भी अगर कुछ नहीं कहा जाता है तो उसको क्या मानना, आपको आइडियल मानना है। समझ गए? तो यहाँ पे देखो, जैसे हम स्ट्रिंग से ऑब्जेक्ट को अटैच कर रहे हैं या फिर स्प्रिंग से ऑब्जेक्ट को अटैच कर रहे हैं, तो हम स्ट्रिंग पे फोर्स नहीं लिख रहे हैं, हम स्प्रिंग पे फोर्स नहीं लिख रहे हैं, उससे कनेक्टेड ऑब्जेक्ट पे फोर्स लिख रहे हैं। क्योंकि अगर उससे कनेक्टेड ऑब्जेक्ट पे फोर्स हमने निकाल लिया, जैसे मान लो आपने स्प्रिंग फोर्स निकाल लिया, तो भाई स्प्रिंग में भी उतना ही फोर्स आएगा। कल पढ़े थे अपन ने, जैसे यहाँ पे T1 अगर आपने कैलकुलेट कर लिया पहले वाले डायग्राम पे, तो वो जो टेंशन है वो S1 स्ट्रिंग पे पूरी जगह पे एक जैसी रहेगी। अगर आपने T2 निकाल लिया, नॉट पे जो T2 फोर्स है, तो S2 स्ट्रिंग पे जो फोर्स है वो आप निकाल लोगे। समझ गए या नहीं? अरे भाई समझ गए? यस सर। yes sir ओके, अब आप लोग बेटा इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, और कोई डाउट है तो। समझ गए? फ्रिक्शन को अलग से ही सिखाऊंगा, अब ये सीख जाओगे तो फ्रिक्शन भी सीख ही जाओगे, बहुत आसान है फिर। तो ये तो लगेंगे, फिर वहां पे एक और फ्रिक्शन फोर्स भी आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट अभी किसी को? किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या यहाँ तक? ठीक है, अभी स्क्रीनशॉट लो इस पेज का जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। ओके, पेज नंबर 3 है। हाँ, नाउ दिस इज पेज नंबर 3। देखो अभी पेज नंबर 3 पे फिर से एग्जांपल ले रहे हैं। यहां पर मैंने एक पुली लिया और ये एक स्ट्रिंग है जिसमें इस पुली को होल्ड किया है, दिस इज द रूफ। और एक स्ट्रिंग पुली के ऊपर से पास होके ये इस तरह से हमने ड्रॉ कर दी है। यहाँ पे पुली के ऊपर से पास होके आई है। ठीक है, ये बॉक्स का मास m1 और एक बॉक्स मैंने यहाँ पे हैंग कर दिया, इसका मास m2 है। ठीक है, एंड अब फोर्सेस लिखना आपको। तो दिस इज द स्ट्रिंग S1 एंड दिस इज द स्ट्रिंग S2। दो स्ट्रिंग है, एक पुली और छत के बीच में लगी हुई है स्ट्रिंग, पुली को छत ने होल्ड करके रखा है, एक स्ट्रिंग S2 ने, और एक स्ट्रिंग ने दोनों ब्लॉक के साथ कनेक्ट करके लगा दिया। ठीक है, अभी बताओ सभी फोर्सेस लिखना है, कौन कौन से आ रहे हैं? टेंशन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और पुली फोर्स। पहले M1 पे देखते हैं अपन। M1 पे कौन सा आएगा? M1G नीचे, M1G आएगा ना? अरे इसका वेट, दिस इज M1G। फिर यहाँ पे टेंशन फोर्स T1, ये बॉक्स पे,
अच्छा, पुली पे कौन सा लग रहा है? यही वाला टेंशन फोर्स पुली पे नीचे की तरफ आ जाएगा। पुली के बारे में कुछ नहीं कहा गया है तो इसको क्या ले लेना, आइडियल। तो यही टेंशन फोर्स यहां पर भी आ जाएगा पुली पे T1, और यही टेंशन फोर्स M2 पे भी लगेगा, और एक हो गया M2 का वेट। तो ये हमने इस पे लगा दिए। अब देखो ये पुली को ये वाली स्ट्रिंग ने ऊपर होल्ड करके रखा है, खींच के रख रहा है, तो एक T2 टेंशन फोर्स ऊपर आ जाएगा और छत पे T2 टेंशन फोर्स नीचे की तरफ आ जाएगा। समझ गए या नहीं? अरे समझ गए? हेलो, Yes. कोई डाउट अभी किसी भी बच्चे को? किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? सर एक बार बताना। डायग्राम देखते जा। पहले M1 पे देख, M1 पे कौन कौन से फोर्स लग रहा है देख। M1 पे उसका वेट नीचे और रस्सी उसको ऊपर खींच रही है, तो T1 ऊपर। अच्छा, यहाँ पे ये मत सोचना कि सर ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा तो क्या होगा, उससे हमको अभी लेना देना नहीं है। अभी सिर्फ आप फोर्स देखो। अगर ये नीचे भी जाएगा ना ये वाला बॉक्स, तब भी यहाँ पे टेंशन ऊपर ही लगेगी, और ये वाला बॉक्स अगर नीचे आएगा तब भी टेंशन यहाँ पे वही टेंशन ऊपर की तरफ लगेगी। तो आपको इनके मोशन के बारे पे नहीं सोचना है। ठीक, पुली पे ग्रेविटेशन नहीं लगेगा। पुली आइडियल ले लेना। आइडियल पुली को क्या बोला मैंने? आइडियल पुली मास लेस एंड फ्रिक्शन लेस। तो अगर मास है ही नहीं तो फिर वेट लगाओगे नहीं यहाँ पे। ठीक है, और इसीलिए दोनों तरफ पुली में अपन ने ये T1 और T1 दोनों सेम ले लिए कि नहीं लिए, क्योंकि आइडियल है, और कुछ नहीं बोला जाता तो भी आइडियल। अब एक और रस्सी है जिसने पुली को ऊपर की तरफ खींच के रख रही, तो ये T2 यहाँ पे और छत पे T2 आ गया। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? ओके, अब एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पर। देखो अभी इस पे सिचुएशन ये लिए हमने, दिस सरफेस इज स्मूथ, ऑल सरफेस आर स्मूथ, ऑल सरफेस आर स्मूथ। एक बॉक्स यहाँ पे रख दिए हमने, दिस इज M1, और ये फिर पुली से पास हो रहा है, और दूसरा ब्लॉक ये लिए हमने यहाँ पे, दिस ब्लॉक इज M2। ठीक है, अभी बताओ कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं दोनों ब्लॉक पे और पुली पे? कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं दोनों ब्लॉक पे और पुली पे? कौन कौन से फोर्स हैं? Normal force, M1 पे बताओ पहले। M1 पे gravitational normal, एक तो ग्रेविटेशनल मतलब वेट M1G नीचे, इसका नॉर्मल रिएक्शन N1 ऊपर, और ये रस्सी भी इसको इधर खींच रही, दिस इज T, है ना, और ये पुली को ऊपर पे खींचेगी तो ये T, और ये नीचे की तरफ खींचेगी तो T, और ये वाले बॉक्स पे भी T। इसका वेट आ गया M2G, और ये यहाँ पे कांटेक्ट पे है इसलिए एक और N2। समझ गए? समझ गए या नहीं? देख लो अभी एक फोर्स और मिस कर रहा है पुली पे, एक फोर्स और मिस कर रहा है। थोड़ा सोचो जरा कौन सा फोर्स मिस कर रहा है पुली पे? पुली पे एक फोर्स और मिस कर रहे हैं हम, टेंशन फोर्स। सर टेंशन स्ट्रिंग ये जो तो स्ट्रिंग लगाई फोर्स। दिए ना अपन ने, ये तो लगाई दिए ना अपन ने। एक फोर्स और मिस कर रहे हैं, थोड़ा सोचो। स्प्रिंग फोर्स सर। नहीं नहीं, स्प्रिंग लगी नहीं ना। अरे ये रॉड अटैच है कि नहीं पुली के साथ में? पुली के साथ में ये रॉड अटैच है, तो ये रॉड भी तो फोर्स लगाएगी ना। अरे हाँ या ना? यस सर। ये रॉड भी फोर्स लगाएगी, तो ये रॉड का फोर्स को मैं यहाँ पे R से डिनोट कर रहा हूँ। इट इज द पार्ट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली यहाँ पे, क्योंकि जैसे पुली होती तो पुली रॉड को ऐसे फंसा के रखते हैं अपन ऐसे, तो वो नॉर्मल रिएक्शन वहां पे एक्सर्ट करेगी। तो वो नॉर्मल रिएक्शन की जगह में मैं R लिख देता हूँ, दिस इज R, दिस इज रिएक्शन फोर्स, दिस इज R रिएक्शन फोर्स ऑन पुली बाय रॉड। तो ये जो फोर्स लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ये R, दिस इज रिएक्शन फोर्स ऑन पुली बाय रॉड। ये जो रॉड है ना, ये रॉड लगी हुई है ना पुली को होल्ड करने के लिए, वो भी तो फोर्स लगाएगी ना।
तो ये किस टाइप का होता है रिएक्शन फोर्स? नॉर्मल रिएक्शन के जैसा है, बट यहाँ पे हमको ये जो इसको हमने नॉर्मल के फॉर्म पे इसलिए नहीं लिखे यहाँ पे क्योंकि इसका डायरेक्शन हमको एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा है। चाहो तो आप यहाँ पे एनपी लिख दो, दिस इज द एनपी, मतलब नॉर्मल रिएक्शन लिख सकते हो, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन पुली बाय रॉड, ये ऐसा। अभी समझ गए या नहीं? हेलो, कोई डाउट अभी? कोई डाउट? एनपी को मैंने उस डायरेक्शन पे क्यों लगा दिया है, ये हम कैलकुलेट करेंगे तब उसकी वैल्यू पता चलेगी, यहाँ पे वैसी वैल्यू पता नहीं चलती है। बट दो जो टी लग रहे थे पुली पे वो 90 डिग्री के एंगल पे लग रहे हैं और पुली रेस्ट पे ही है, इसका मतलब उन दोनों का जो सम आएगा वो एनपी के बराबर बनेगा, इसलिए मैंने वैसा लगाया है। बट अभी डोंट वरी, वो आगे अपन सीख जाएंगे कि उसको कैसे लिखना है, उसको कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं फिर अपन, ठीक है। तो अभी सिर्फ मैंने लिख दिया कि भाई रॉड का फोर्स है, उसका डायरेक्शन हमको नहीं पता किधर है, तो हमने बस एक रैंडम डायरेक्शन बना दिए, समझ गए, ऊपर की तरफ बाहर की तरफ। अरे क्लियर हो गया या नहीं? हेलो, क्लियर हो गया? जी सर। अब स्क्रीनशॉट लो इस पेज का भी, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो। डायग्राम में अगर सरफेस स्मूथ नहीं होती तो सर फ्रिक्शन फोर्स भी लगता फिर। हाँ, फ्रिक्शन फोर्स भी लगता, फिर हमको सिचुएशन देखनी पड़ती कि किधर मूवमेंट है, इसलिए मैं अभी वो नहीं बता रहा हूँ अभी फ्रिक्शन के बारे में। अच्छा, मान लो जो दूसरा वाला ब्लॉक है सेकंड वाले डायग्राम में, M2 वाला ब्लॉक, अगर वो वर्टिकल वॉल से मान लो अटैच नहीं है, कांटेक्ट पे नहीं है, तो N2 लगता है फिर क्या? नो सर। हाँ, फिर वो N2 नहीं लगता वहां पे, समझ गए? कोई डाउट यस सर। अभी? नो सर। ओके, अभी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इस पेज का। डन सर। ओके, पेज नंबर 4 पे आते हैं अपन अभी। Now this is page number 4. देखो अभी पेज नंबर 4 पे अब हम सिचुएशन ऐसी ले रहे हैं, यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है एंड ये भी एक और एग्जांपल ले लिए। यहाँ पे हमने एक ब्लॉक रख दिया, दिस ब्लॉक इज M1 ये यहाँ पे फिक्स है और फिर ये दो पुली हैं यहाँ पे, फिर एक ब्लॉक यहाँ रख दिए अपन, दिस इज M2। तो कितनी स्ट्रिंग है? दिस स्ट्रिंग इज S2 एंड दिस स्ट्रिंग इज S1। समझ गए? दो स्ट्रिंग लगी हुई हैं अभी यहाँ पे और दो पुली भी आपको दिख रही है, दिस इज पुली P1 एंड दिस इज पुली P2, ठीक है। अभी आपको पुली P1 पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, पुली P2 पे कौन सा फोर्स है, M1 पे कौन सा फोर्स है, M2 पे कौन सा फोर्स है, ये लिखना है। और ऑल द सरफेस आर स्मूथ, ऑल सरफेस आर स्मूथ। सर बताओ। चलो M1 पे बताओ। MG। MG, वेरी गुड। M1 जी बोलना। हाँ सर, M1 जी। फिर टेंशन फोर्स का नॉर्मल रिएक्शन आएगा N1, फिर ये रस्सी ये वाली है, एक कॉमन रस्सी ये वाली, तो यहाँ पे आ जाएगा T1, है ना। फिर ये वाली पुली पे एक T1 इधर, एक T1 नीचे, और ये एक नॉर्मल रिएक्शन पुली पे ऐसा बनेगा, दिस इज NP1, आया ना? यस सर। कोई डाउट अभी? नो सर। ओके, अभी अब यहाँ पे आते, ये वाली पुली पे आते हैं।
तो ये सेम ही स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के बारे में कुछ नहीं कहा गया है तो उसको आइडियल मानना। तो ये वाली पुली को ये स्ट्रिंग ऊपर खींच रही है, इधर से भी ऊपर खींच रहा है T1, यहाँ पे छत पे आ जाएगा ये T1, फिर यहाँ पे नीचे देखो ये वाली रस्सी इसको नीचे खींचेगी तो T2 नीचे, ये वाले बॉक्स पे जाओ T2 ऊपर, और ये हो गया इसका MG। M2G। समझ गए? अरे भाई समझ गए या नहीं? यस सर। यस सर। कोई डाउट? देख लो अभी जितने फोर्सेस लग रहे नो हैं सबको हमने मेंशन कर दिया अभी। अब एक और डायग्राम है, देखो अभी इस डायग्राम पे ये एक इंक्लाइंड प्लेन लिए हमने यहाँ पे, दिस इज इंक्लाइंड प्लेन है, और इस इंक्लाइंड प्लेन से यहाँ पर से एक रस्सी से हमने एक बॉक्स को रोक के रखा, बांध दिया है, और ऑल द सरफेस आर स्मूथ हियर। ठीक है, दिस इज द स्ट्रिंग, ऑल सरफेस आर स्मूथ, ऑल सरफेस आर स्मूथ। अभी ये वाले बॉक्स पे बताओ, बॉक्स का मास m है, ये स्ट्रिंग है, बताओ बॉक्स पे कौन कौन सा फोर्स आ रहा है? MG टेंशन फोर्स और नॉर्मल फोर्स। हाँ, mg कैसे लिखोगे? ये यहाँ से सीधा जाएगा ऐसा, दिस इज mg, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, फिर नॉर्मल रिएक्शन को ऐसा बनाओगे, फिर रस्सी का टेंशन फोर्स, रस्सी भी इसको होल्ड करके रख रही, दिस इज द टेंशन फोर्स ऑन स्प्रिंग, और यहाँ पे टेंशन फोर्स इधर जाएगा। वैसे इस पे नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। समझ गए या नहीं? यस सर। कोई डाउट? नो सर। अब स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। समझ गए या नहीं? अरे भाई समझ गए? यस सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो बेटा अब इस पेज का। डन सर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ इक्विलिब्रियम। तो ये फोर्सेस कैसे लिखना है वो सब हमने देखा अभी। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन, एक मिनट, एक और एग्जांपल लेते, पेज नंबर 5। मिटा दो इसको। यस। देखो दिस इज पेज नंबर 5। हॉरिजॉन्टल ग्राउंड लिए, ये वर्टिकल वॉल है, ये दो बॉक्स हैं अब यहाँ पे है। दिस बॉक्स इज A, सपोज दिस इज A एंड दिस बॉक्स इज B। इसका मास है M2 और इसका मास है M1। ठीक है, एंड अब यहाँ पे आपको बताना है कौन कौन से फोर्स लगे। दिस इज हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ये वॉल हो गया है ना। सर सरफेस कैसा है? सबसे पहले आप M2 से चालू करो, ऊपर वाले ब्लॉक से, ऊपर वाले ब्लॉक से चालू करते हैं। ऊपर वाले ब्लॉक से अगर अपन चालू करें बेटा यहाँ पर, सर M2G M2G नीचे, टेंशन फोर्स। दिस इज नॉर्मल रिएक्शन ऑन 2/1, ऐसे इसी के बराबर का नॉर्मल रिएक्शन आएगा 1 on 2, मतलब ये दोनों एक दूसरे पे नॉर्मल लगाएंगे। फिर इसका वेट आ गया M1G नीचे, फिर एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे बन जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन ऑन 1/ग्राउंड। फिर यहाँ पर ये नॉर्मल रिएक्शन आएगा 1 पे वर्टिकल वॉल के कारण। समझ गए या नहीं? देख लो अभी, समझ गए? यस सर।
अभी देखो जो M1 ब्लॉक है, M1 ब्लॉक पे कितने नॉर्मल लग रहे हैं? M1 ब्लॉक पे कितने नॉर्मल लग रहा है, या ए ब्लॉक पे कितने नॉर्मल लग रहे हैं? 3 नॉर्मल है ना, 3 नॉर्मल है ना? यस सर। हाँ। यस सर। अच्छा, इसमें से ये बताओ बिना कैलकुलेशन के कौन से 2 फोर्स एक इक्वल वैल्यू के हैं? हमें कोई अभी कैलकुलेशन की देखा ही नहीं है। कौन से? हाँ, N21 एंड N12 हाँ दोनों पेयर है ना, तो वो उनकी वैल्यू हमेशा सेम ही रहेगी। अच्छा, N1G का पेयर नहीं बनाया मैंने, N1W का पेयर भी नहीं बनाया है, और M1G का जो पेयर आएगा वो अर्थ पे लगेगा। ऐसे ही M2G का पेयर भी कहाँ पे लगेगा? अर्थ पे। तो वो हमने मेंशन नहीं किया, ड्रॉ नहीं किए। ठीक है, समझ गए? हेलो? यस सर, समझ गए। ओके, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग। एक मिनट, एक क्वेश्चन और बना लेते हैं, फिर स्क्रीनशॉट लेना। सर, हाँ मेरी एंटर करो क्या है? हाँ, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल नहीं, अभी यहाँ पे एक कंडीशन बताता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे हम जो इक्विलिब्रियम पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और भी टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, बट यहाँ पे इस चैप्टर में हम सिर्फ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। ट्रांसलेशनल मतलब बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर कर नहीं जा रही है, ठीक है? मतलब या जाएगी भी तो उस पे नेट फोर्स 0 लगेगा, जाएगी भी तो नेट फोर्स उस पे 0 लगेगा। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इक्विलिब्रियम की। और भी होता है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होता है, बट वो हम पढ़ेंगे रोटेशन वाले चैप्टर में। यहाँ पर जो हम इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ कौन सा वाला है? यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ लिख दूं मैं, दिस इज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इफ नेट फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू 0, मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है, या समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू 0। वेक्टर सम, किसी ऑब्जेक्ट पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सभी का वेक्टर सम कितना है? 0 है, ठीक है? तो हम बोलेंगे कि ये इक्विलिब्रियम पे है। या फिर आप ऐसा लिख दो कि भाई वेक्टर सम लिखे आपने तो x डायरेक्शन का फोर्स 0, y डायरेक्शन का फोर्स 0 और z डायरेक्शन का फोर्स 0 कर लो। या फिर अगर नेट फोर्स 0 है तो ऑब्जेक्ट का जो एक्सीलरेशन वेक्टर है वो 0 होना चाहिए, और x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन 0, y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन 0 और z डायरेक्शन में एक्सीलरेशन 0 हो। तो इसको बोला जाता है कि ऑब्जेक्ट कैसा है? इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। देखो, वेलोसिटी 0 नहीं बोला हूं मैंने। क्या चीज 0 होना चाहिए? एक्सीलरेशन सभी डायरेक्शन का, या टोटल एक्सीलरेशन 0 हो, या नेट फोर्स 0 हो। तो नेट फोर्स को हमने वेक्टर फोर्स, वेक्टर क्वांटिटी है, तो सभी डायरेक्शन पे उस पे नेट फोर्स कैसा होना चाहिए? 0 होना चाहिए। मैंने तीनों डायरेक्शन यहाँ पे लिख दिया तो बात कंप्लीट हो गई यहाँ पर। अब इस पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर हम अब क्वेश्चन देख रहे हैं इसके। स्क्रीनशॉट हो गया क्या? हाँ बोलो। डन सर। वाले जो अपना डायग्राम है उसमें N12 कैसे है वो बता सकते हैं? N12 कैसे आया? देख, ए के ऊपर कौन सा बॉक्स रखा? बी रखा ना, या M1 के ऊपर M2 रखा कि नहीं रखा? रखा है सर। तो दोनों एक दूसरे पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएंगे ना बेटा, यस सर। इसलिए लिखे। अभी समझ गया? ओके सर। अब देखो, अब छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। ले लिए? डन सर। अब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन वाले क्वेश्चन देखते हैं, पेज नंबर 6।
now this is पेज नंबर 6, ठीक है, पेज नंबर 6 देखो, अभी पेज नंबर 6 पे एक एग्जांपल लिए हमने, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन बॉक्स। बॉक्स पे कितना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है ये बताना है। तो जो डायग्राम है वो इस तरह से ले लिया मैंने, ये एक बॉक्स रख दिया, सपोज बॉक्स का मास है 2 kg, ठीक है, एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। तो बॉक्स पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी है, एंड सपोज बॉक्स एट रेस्ट, बॉक्स एट रेस्ट। तो बॉक्स पे नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है ये बताना आपको, समझ गए या नहीं। बॉक्स रेस्ट पे है, ग्राउंड पे, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे। अब सबसे पहले देखो बॉक्स पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, बॉक्स पे कौन कौन से फोर्स आ रहे हैं। एक आ गया इसका वेट mg और ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, है ना। देखो अभी यहाँ पे मैंने लिखा हूं कि ये बॉक्स रेस्ट पे है, तो ये इक्विलिब्रियम पे है, क्योंकि बॉक्स पे एसिलरेशन है। बॉक्स का क्या एसिलरेशन दिख रहा है, क्या बोला गया क्वेश्चन में कि एसिलरेशन है बॉक्स पे? नो सर। नहीं है ना। तो सिंस बॉक्स एट इक्विलिब्रियम, सिंस बॉक्स एट इक्विलिब्रियम, therefore नॉर्मल रिएक्शन वेक्टर प्लस mg वेक्टर का जो सम है वो 0 आएगा। तो देखो नॉर्मल रिएक्शन और वेट एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है, इसीलिए इनका सम कैसा आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आप ये बोल सकते हो यहाँ पे कि ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव है और नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव है। तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो n माइनस mg इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू किसके इक्वल है यहाँ पे, mg के। आया ना, अरे समझ गए, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू mg के बराबर, समझ गए या नहीं। ये वेक्टर सम 0 है और ऊपर का डायरेक्शन आपने प्लस ले लिया और नीचे का माइनस, तो n का डायरेक्शन प्लस है तो n और mg का डायरेक्शन नीचे हो गया नेगेटिव, तो n माइनस mg इज इक्वल टू 0। मतलब नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू यहाँ पर किसके बराबर है, उसके वेट के बराबर है। तो चाहो तो आप वैल्यू पुट कर दो, दिस इज 2 kg इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो सॉल्व करने पे हो जाएगा 20 न्यूटन का। समझ गए या नहीं, समझ गए, 20 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। अरे भाई समझ गए इसको, हेलो, जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा वेट पे ग्राउंड के कारण, वो कितने न्यूटन का, यहाँ पे 20 न्यूटन का है। अब एक और एग्जांपल हम देख रहे हैं यहाँ पर, फाइंड T1, T2, T3, और सिचुएशन ऐसी बना दिया मैंने यहाँ पर, ये एक नॉट है, यहाँ पर ये एक बॉक्स हमने लगा दिया और एक स्ट्रिंग ये लिए, और ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, और एक स्ट्रिंग ये है, ठीक है, दिस इज S1, दिस इज S2 एंड दिस इज S3, और ये पूरा सिस्टम अब आपका इक्विलिब्रियम पे दिख रहा है, इसका मास कितना है, m है। तो टेंशन फोर्स को आपको फाइंड आउट करना है T1, T2 और T3 पे। ये पूरा सिस्टम कैसा दिख रहा है आपको, इक्विलिब्रियम पे दिख रहा है, नॉट भी अपनी जगह पर ही रेस्ट पे है, बॉक्स भी रेस्ट पे है ना। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है या नहीं, हेलो, नेट फोर्स 0 लग रहा है ना पूरे सिस्टम पे, वेट पे मतलब मास पे भी, जो ब्लॉक है या जो बॉक्स है उस पे भी नेट फोर्स 0 है, नॉट पे भी नेट फोर्स 0 है। तो अब इसको ड्रॉ कैसे करोगे, पहले तो क्या कैलकुलेट होगा, तो सबसे पहले तो आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, दिस इज mg और ये हो गया T1, ऐसे ये T1 नीचे, इधर पे ये हो गया T2 और इधर पे कौन सा हो गया T3। आया ना, अरे भाई समझ गए, यस सर। समझ गए या नहीं। तो अब यहाँ पे डायग्राम देख के बताओ T1 की वैल्यू किसके बराबर है, T1 की वैल्यू किसके बराबर, जल्दी बताओ, T1 की वैल्यू किसके बराबर दिख रही है,
T1 की वैल्यू किसके बराबर दिख रही है? mg। हाँ, T1 यहाँ पे mg के बराबर है, क्योंकि ब्लॉक पे भी नेट फोर्स 0 है, तो देयरफॉर मैं डायरेक्ट लिख दूं T1 इज इक्वल्स टू mg। हाँ या ना? अरे भाई समझ गए? यस सर। T1 की Yes, वैल्यू sir. mg आ गई, लेकिन अब T1 निकल गया, T2 और T3 बचा निकालने का। तो T2 और T3 के लिए आपको नॉट के पास आना पड़ेगा, और ये नॉट का जो डायग्राम है मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ। देखो नॉट पे एक T1 नीचे लग रहा है, और ये एक T2 इधर लग रहा है, और T3 इधर लग रहा है ना? तो आपको किसको रिजॉल्व करना पड़ेगा? यहाँ पे देखो, ये अगर 30 डिग्री का एंगल है तो यहाँ पर का एंगल भी कितने का आएगा? 30। हाँ या ना? नॉट पे। यस सर। तो अब क्या कर लो बेटा, यहाँ पे T2 को रिजॉल्व कर दो। तो T2 को अगर आप रिजॉल्व करोगे तो ये कंपोनेंट आ जाएगा T2 cos 30, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा इसका, दैट इज T2 sin 30। अब बताओ कौन सा फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है? यहाँ पे कौन सा फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है? देखो कौन सा किसको बैलेंस कर रहा है नॉट पे? T2 sin 30 T1 को। हाँ, T2 sin 30 T1 को बैलेंस कर रहा है, मतलब बाय डायरेक्शन का फोर्स 0 हो गया। और ये Yes, sir. T3 T2 cos 30 को बैलेंस कर रहा, मतलब x डायरेक्शन का फोर्स 0 हो गया। तो यहाँ पर अब ऐसे इस डायग्राम से ये पता चल गया हमको कि जो T2 sin 30 है ये है T1 के इक्वल। तो ये बन गया T2 sin 30 की वैल्यू 1/2, और T1 की वैल्यू कितनी है? mg। ये देखो यहाँ पर से, हाँ या ना? अरे समझ गए? तो Yes, T2 sir. की वैल्यू कितनी आ गई? ट्वाइस ऑफ mg, ये कैलकुलेट हो गया। एंड अब आप यहाँ पर देख सकते हो T3 की वैल्यू किसकी इक्वल है? T2 cos 30। T2 हो गया 2 mg, और cos 30 की वैल्यू होती √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो T3 की वैल्यू भी निकल के आ गई, दैट इज √3 mg। समझ गए या नहीं? T2 की वैल्यू भी फाइंड Yes, आउट। sir. Yes, sir. तीनों टेंशन फोर्स हमने निकाल लिए। अच्छा एक बात बताओ, ये नॉट पर अगर आप इक्वेशन लिखोगे तो T1 का वेक्टर प्लस T3 वेक्टर प्लस T2 वेक्टर, इन तीनों का वेक्टर सम कितना आएगा? 0। T1 वेक्टर प्लस T2 वेक्टर प्लस T3 वेक्टर, इन तीनों का सम मिलेगा बेटा यहाँ पर 0। ये कहाँ पे मिलेगा? लेकिन ये नॉट पे। हाँ, ये नॉट पे मिलेगा। हाँ या ना? Yes, sir. ये कहाँ पे मिलेगा? नॉट पे। दिस इज ऑन नॉट। और ये वाले ब्लॉक के लिए क्या बनेगी इक्वेशन? ये वाले ब्लॉक पे देखो, mg वेक्टर प्लस T1 वेक्टर का सम कितना मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। ये किसके लिए मिलेगा? ब्लॉक के लिए। हाँ या ना? ब्लॉक या बॉक्स एक ही बात है। ये किसके लिए है? बॉक्स के लिए। तो बॉक्स में दो फोर्स लग रहा है और दोनों का सम भी 0 है, mg प्लस T1। और यहाँ पर T1 वेक्टर प्लस T2 वेक्टर प्लस T3 वेक्टर का सम 0 है, तब तो ये इक्विलिब्रियम पे है। समझ गए? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. अब जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, एक क्वेश्चन और करते फिर क्लास छोड़ देंगे, है ना? एक क्वेश्चन और करते हैं, आसान क्वेश्चन है। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। दिस इज Done, पेज। sir. ओके बेटा, एक क्वेश्चन और देखते हैं अभी अपन। हाँ सर। हाँ, सर मैं लीव कर दूं सर, मेरे को स्कूल जाना है। स्कूल जाना है? हाँ सर। बस 5 मिनट रुक जाए, बस उसके बाद लीव कर देना, ठीक है? पेज नंबर 7, बस 5 मिनट और। देखो अभी पेज नंबर 7, एक लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। क्वेश्चन ये है, फाइंड द एक्सपांशन ऑन स्प्रिंग एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन बॉक्स। नॉर्मल रिएक्शन ऑन बॉक्स एंड गिवन है बॉक्स का मास है 20 kg और g की वैल्यू कितना लेना आपको? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है
1000 न्यूटन पर मीटर। तो अब डायग्राम देखना है यहाँ पे। ये एक इंक्लाइन प्लेन बना दिए, यहाँ पर एंगल 37 डिग्री का बना है, और यहां से एक स्प्रिंग से हमने एक बॉक्स को अटैच किया हुआ है, और इसके कारण ये जो स्प्रिंग है यहां से एक्सपांड हो जाएगी, खिंच जाएगी। कितना खिंचेगी? x। तो ये x की वैल्यू बताना है, और स्प्रिंग कांस्टेंट तो दिया हुआ है, बॉक्स का मास भी दिया हुआ है, g की वैल्यू कितना लेना है वो भी दिया हुआ है, सब कुछ डेटा दिया हुआ है। समझ गए? और एक और चीज लिख दो, बॉक्स एट रेस्ट यहाँ पे। नाउ दिस बॉक्स एट बॉक्स एट रेस्ट, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, एंड सरफेस आर स्मूथ, सरफेस आर स्मूथ, एंड ये जो बॉक्स है एट रेस्ट पे। चलो अभी फोर्सेस लगाओ आप बॉक्स पे। पहले कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं बॉक्स पे, सभी फोर्सेस को लिखो और फिर बैलेंस कर दो। समझ गए? Yes, sir. बॉक्स पे बताओ कौन कौन से फोर्स लग रहा है अभी। Spring. MG. mg लगेगा। MG. Spring force. हाँ वही ग्रेविटेशनल T. फोर्स। mg नीचे लगेगा ऐसा, ये वाले डायरेक्शन पे, और ये वाले डायरेक्शन पे कौन सा लगेगा? स्प्रिंग फोर्स। Spring force. ये स्प्रिंग फोर्स हो गया, सरफेस स्मूथ है, फ्रिक्शन के बारे में सोचना नहीं है। और एक ये वाला फोर्स बन गया, दिस इज नॉर्मल। नॉर्मल। समझ गए अभी? यस सर। अब लेकिन यहाँ पर देखो, ये स्प्रिंग फोर्स और नॉर्मल तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लेकिन ये mg नहीं है। इसका मतलब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए किसको रिजॉल्व करना पड़ेगा? किसको रिजॉल्व करना पड़ेगा? कौन से फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा? आप ये डायरेक्शन पे रिजॉल्व कर दो mg को, ये वाले डायरेक्शन पे और ये वाले डायरेक्शन पे। यहाँ पर का एंगल कितने डिग्री का आएगा बताओ जल्दी से। ये वाला एंगल कितने का रहेगा? देख ये इंक्लाइंड प्लेन दिख रहा है तुमको, 30 डिग्री। ये थीटा डिग्री का एंगल है, और ये यहाँ पे मैं बॉक्स बना दूं अलग से, फिर से एक बार और डायग्राम बना दिया। बहुत आसान है फिर कैलकुलेशन, ठीक है। देखो mg कैसा आ रहा था यहाँ पर, ये नीचे आ गया mg, ये वाले डायरेक्शन पे चला गया नॉर्मल, और ये ऊपर की तरफ कौन सा आ गया आपका? स्प्रिंग फोर्स। समझ गया या नहीं? तो ये तीन लग रहे थे ना यहाँ पे। तो अब आपको इसको mg को रिजॉल्व करना है, ये और एक ये वाले डायरेक्शन पे। तो अगर ये थीटा है तो यहाँ पर का एंगल भी कितने का आएगा? थीटा का। हाँ या ना? देखना, समझ गए? अरे भाई समझ गए कि नहीं? ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा लिख दिया मैंने। ये वाली जो लाइन है ये नॉर्मल की तरफ गई है, और ये वाली लाइन ये वाले इंक्लाइन प्लेन की तरफ गई है। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए यस या सर। नहीं? देख लो थीटा क्यों है, बता सकते कोई? समझ गए। एक्सप्लेन कर सकता है कोई? वो थीटा क्यों है वहां पे? एक राइट ट्रायंगल बन रहा है mg थीटा और प्लेन के बीच में। अरे भाई ये वाला एंगल, ये एंगल कितने का रहेगा? ये वाला, ये एंगल कितने का रहेगा? 90 माइनस थीटा। हाँ ये 90 माइनस थीटा का रहेगा, और ये वाली लाइन और ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो फिर ये थीटा का हो जाएगा। समझ गए अब? अरे हाँ या ना? चल ये 37 दिख रहा है, तो ये वाला एंगल कितने का दिखेगा? 53 का, और यहाँ पर का एंगल कितने का दिखेगा? 37 का। देख लो अभी, समझ गए अब? यस सर। हाँ, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा रहेगा। अब आप क्या कर दो, mg को बेटा रिजॉल्व कर दो। तो mg का एक कंपोनेंट ये हो जाएगा mg साइन थीटा, और एक कंपोनेंट ये वाला हो जाएगा mg कॉस थीटा। समझ गए अब? ये वाला कंपोनेंट हो गया mg साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो गया? mg कॉस थीटा। देख लो अच्छे से, मतलब हमारा काम हो ही गया अभी।
समझ गए या नहीं? mg को रिजॉल्व कर दिए, mg को ब्रेक कर दिए, ये जो mg है इसको ब्रेक कर दिए, एक ये वाले डायरेक्शन पे और एक ये वाले डायरेक्शन पे। तो ये वाला कंपोनेंट कितना बन गया इसका, mg sin थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या बन गया, mg cos mg थीटा। cos थीटा। अभी समझ गए इतना कि नहीं? समझ गए? यस सर। तो अब कौन सा फोर्स किसको Yes, बैलेंस, sir. क्योंकि बॉक्स रेस्ट पे दिया हुआ है ये, तो कौन सा फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है? सो देयरफॉर नॉर्मल रिएक्शन और mg cos थीटा। तो यहाँ पे दिस इज mg, मास 20 kg दिया हुआ है, इंटू 10, और थीटा मतलब 37। तो cos 37 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, दिस इज 37। cos 37 की वैल्यू होती 4/5, 5 to the 10, so this is 160 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है यहाँ पे, 160 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। एंड अब स्प्रिंग फोर्स किसके इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल्स टू mg sin थीटा, दिस इज 20 into 10, sin 37 होता है 3/5, दिस इज 120 न्यूटन। समझ गए? कौन सा फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। अब लेकिन हमें पता है कि स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर होता है, kx के। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या जाएगी, स्प्रिंग फोर्स अपॉन k, दिस इज 120, और k की वैल्यू कितनी है, 1000। ये न्यूटन में है और ये न्यूटन पर मीटर है, तो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो चला गया, दिस इज 0.12 मीटर। तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना आ रहा है, 0.12 मीटर का एक्सटेंशन आएगा। तो सब कुछ कैलकुलेट कर लिए, अब देख लो आप लोग अच्छे से। अरे भाई समझ गए या नहीं? मीटर इनवर्स आएगा ना? मीटर इनवर्स क्यों आएगा बेटा, न्यूटन पर मीटर, पर मीटर मतलब ऊपर चला जाएगा ना मीटर। वैसे Yes, ही sir. वैसे भी जो एक्सपांशन होगा या एक्सटेंशन होगा स्प्रिंग में, वो पर मीटर में थोड़ी होगा, वो तो मीटर में होगा या सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में कितना बोल दोगे, ये 12 सेंटीमीटर। समझ गए? Yes, sir. कोई डाउट अभी, कोई डाउट किसी भी बच्चे को? हेलो, No, sir. अब स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। तो आज की क्लास यहीं एंड करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। डन सर। सर टेस्ट सेंटर पे होंगी क्या? कितने बच्चे तैयार हो सेंटर पे आने के लिए, हैंड रेस करो, हैंड रेस करो, कितने बच्चे तैयार सेंटर पे आने के लिए। सात्विक, आदित्य, कशिश, तीन ही बच्चे, बाबा, मिताली, पांच बच्चे। चलो ठीक है, देखते हैं फिर, अब तुम 5 ही बच्चे तैयार हो तो फिर क्या करना फिर उस पे। वैसे तो दिवाली के बाद तो आना ही पड़ेगा अब तो, दिवाली के बाद। हाँ ऑफ नहीं है, कल प्रिपरेशन लीव है। हो सकता है कोई अपनी क्लास रख दे, बट फिजिक्स के लिए ठीक है, प्रिपरेशन लीव रहेगी फिजिक्स के लिए तुम्हारी, ठीक है? हेलो, ओके सर। ओके, फिजिक्स के लिए प्रिपरेशन मंडे को हमारी टेस्ट क्या? सर फिजिक्स में काइनेमेटिक्स आएगा ना? नहीं, काइनेमेटिक्स नहीं आएगा बेटा, आप लोगों के में आएगा वेक्टर पूरा और मोशन इन 2 डायमेंशन जितना पढ़ाया मैंने, है ना? वेक्टर आएगा, मोशन इन 2 डायमेंशन। क्या सर टेस्ट ऑनलाइन ही होंगे? अभी देखो 3-4 बच्चे ही तैयार हो रहे हैं ना आने के लिए। सर टेस्ट का टाइमिंग 11 बजे से रहेगा ना? नहीं, 10 बजे से ही रहेगा टेस्ट का टाइम। ओके सर। ओके, सर टेस्ट देना कंपलसरी, क्या सर टेस्ट देना कंपलसरी? टेस्ट देना कंपलसरी भाई, आप कैसे भी दो, ऑनलाइन दो, ऑफलाइन दो, कैसे भी दो, बट टेस्ट देना कंपलसरी, ठीक है? टेस्ट देना कंपलसरी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और कोई डाउट है तो डाउट क्लास अभी 10 मिनट से चालू कर रहे हैं अपन, कोई होगा तो पूछ लेना जल्दी, लेकिन जल्दी खत्म कर दूंगा डाउट क्लास में। हाँ सर जाना डाउट पूछने के लिए जो भी होगा। ओके सर। ओके बेटा,
और बाकी मैथ्स का सिलेबस पता चल गया? यस सर, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री से है ना? हाँ, तुम्हारे में सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री आ रही है। ठीक है, बाकी तो सर लोगों ने बताइए जो भी है ना। ओके थैंक यू सर। सर जहाँ Okay, तक ट्रिग्नोमेट्री bye. पढ़ाया था वहां तक ना